लैपटॉप लेना है, कौन सा लेना है, डेल या फिर एचपी। अरे आशीष भाई, मेरा 30,000 का बजट है, तो मुझे कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। ऐसे कई तरह के सवाल मुझे मेरे जो दोस्त हैं वो हमेशा पूछते रहते हैं। और जब भी वो मुझसे ये सवाल पूछते हैं तो मैं उन्हें एक ही सवाल पूछता हूँ कि भाई तुम्हें लैपटॉप किस पर्पज़ के लिए चाहिए, मतलब तुम लैपटॉप का क्या यूज़ करने वाले हो, किस काम में यूज़ करने वाले हो। तो उसमें कौन सा प्रोसेसर रहना चाहिए, कौन सी रैम रहनी चाहिए, फिर आपके स्टोरेज कितना रहना चाहिए, उसके साथ कौन सा ओएस लेना चाहिए। सो ये जितने भी टेक्निकल चीज़ें हैं आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं हैशटैग यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करेंगे लैपटॉप सिलेक्शन के बारे में। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गाइस, जब भी आप मार्केट के अंदर जाओगे तो आपको दो टाइप के कंप्यूटर्स मिलेंगे। सबसे पहले रहता है डेस्कटॉप और दूसरा रहता है लैपटॉप। एक तरह का मैं कंप्यूटर के बारे में आपको बात करूंगा, लेकिन उसे वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेस्कटॉप के बारे में। तो अगर आपके घर पे अगर डेस्कटॉप कनेक्शन रहेगा या फिर आप ऑफिस में जाते हो तो उधर भी डेस्कटॉप ही मोस्टली यूज़ होता है। तो उसके अंदर आप देखोगे तो एक बड़ा सा कैबिनेट रहेगा जिसे हम सीपीयू कहते हैं। उसके बगल में मॉनिटर रहेगा, फिर कीबोर्ड रहेगा, फिर माउस रहेगा। तो ये जितने भी हार्डवेयर के जो एसेसरीज़ है वो सब अलग अलग रहते हैं डेस्कटॉप के अंदर। बात करने जाऊँ मैं उसके कैबिनेट की या फिर सीपीयू की, तो उसके अंदर ही आपके जो मेन कंपोनेंट्स है वो लगे हुए रहते हैं, जैसे कि प्रोसेसर हुआ, फिर रैम हुआ, फिर स्टोरेज हुआ, जितने भी सब चीज़ें हैं वो कैबिनेट के अंदर रहती है। उसके अंदर वेंटिलेशन अच्छा रहता है डेस्कटॉप के अंदर, क्योंकि स्पेस ज़्यादा होने के कारण आपका प्रोसेसर जितने भी हीट प्रोड्यूस करेगा वो जो फ़ैन है वो आराम से बाहर निकल लेगा। फिर इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो डेस्कटॉप है उसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर उसके अंदर और एक एडवांटेज है डेस्कटॉप पीसी का कि आप उसका अपग्रेडेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। मतलब आपको जो कैबिनेट है अगर आप उसको खोलोगे तो आपको अगर फ्यूचर में प्रोसेसर अपग्रेड करना है तो आप उसे आराम से उस डेस्कटॉप में कर सकते हो, रैम अपग्रेड कराना है वो भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो डेस्कटॉप में वो सब अपग्रेडेबल है। तो लेकिन इसका एक मतलब डेस्कटॉप का एक भी नहीं, दो मेन इश्यूज़ है। सबसे पहली चीज़ है कि वो पोर्टेबल नहीं रहता। डेस्कटॉप उस एक सिंगल जगह पर काम करने वालों के लिए ही बनाया है। तो अगर आप एक ही जगह पर बैठ के काम करना चाहते हो तो आपके लिए डेस्कटॉप पीसी बहुत अच्छा है। फिर दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है कि इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इशू है तो इसके वजह से भी आपका डेस्कटॉप का जो परफॉर्मेंस है या फिर आपका जो डेस्कटॉप के आप पर यूज़ कर रहे हो उसका इशू आ सकता है। क्योंकि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी में जो एरिया में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है अगर उसने कनेक्शन काट दिया तो आपका जो डेस्कटॉप पीसी है वो भी बंद हो जाएगा। अगर इसके अंदर आप कोई भी काम कर रहे हो, फाइल्स अगर आपने सेव नहीं की तो भी उड़ जाएगी या फिर करप्ट हो जाएगी। इसका भी एक सोल्यूशन कि आप इसके बैकअप के लिए यूपीएस लगा सकते हो, लेकिन वो भी उतना ही बैकअप देगा, एक फ़ाइल सेव करने लायक ही उतना बैकअप देगा, बस इतना ही देगा, उससे अलावा ज़्यादा कुछ नहीं देगा। अभी बात करता हूँ मैं लैपटॉप्स के बारे में। तो लैपटॉप्स का अगर आपने देखा रहेगा तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं जैसे कि प्रोसेसर हुआ, रैम हुआ, वो सब एक कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर एलोकेट किए हुए रहते हैं। लैपटॉप्स पोर्टेबल रहते हैं, आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हो आराम से। फिर इसके अंदर आप मतलब बैटरी रहती है, इसकी वजह से आपको 6 से 8 घंटे का आराम से बैकअप मिल जाता है। आप कहीं पे जाके इसको यूज़ कर सकते हो, कुछ ज़्यादा इशू नहीं आता। इसके अंदर लैपटॉप के अंदर सिर्फ एक ही इशू है कि वो अपग्रेडेबल नहीं है। मतलब अगर आप बाज़ार में लेके जाओ लैपटॉप को और बोलोगे मेरे पास i3 प्रोसेसर है, उसको i5 में अपग्रेड करेगा तो टेक्नीशियन आपको सीधा भगा देगा। सब भगा नहीं देगा सर। हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि लैपटॉप्स अपग्रेडेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किसी भी टेक्नीशियन के पास ये जो लैपटॉप है वो लेके जाते हो और बोलोगे कि मुझे इसे अपग्रेड करना है, तो वो सीधा बोलेगा कि अगर इसके अंदर कोई भी पार्ट्स अगर मिसप्लेस हुआ तो उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं रहती। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर लैपटॉप का वो जो जितना भी स्पेस है बहुत कॉम्पैक्ट रहता है, तो उस कॉम्पैक्टनेस के कारण क्या हो जाता है कि अगर उसमें छोटा सा कंपोनेंट्स भी अगर मिसप्लेस हो गया ना तो आपको पूरा लैपटॉप बिगड़ सकता है। तो इसके वजह से कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहता। इसके वजह से सारे टेक्नीशियंस अपने हाथ खड़े करते हैं लैपटॉप को अपग्रेडेशन करने के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं अपने मेन सवाल के ऊपर कि अब आपको लैपटॉप लेना किसके लिए है। मतलब किसके लिए भी नहीं, आप किस कारण के लिए आपको लैपटॉप लेना चाहिए, किस पर्पज़ के लिए लेना चाहते हो। या तो आपको नॉर्मल जो ऑफिस वर्क है वो करना है, या फिर आपको डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए चाहिए जैसे ऑटोकैड या फिर ये जो ई टाइप जैसे सॉफ्टवेयर रहते हैं वो करने के लिए आपको लैपटॉप लेना है, या फिर आपको गेम खेलने के लिए लैपटॉप लेना है। तो आप सबसे पहले आपका जो पर्पज़ है वो पहले फिक्स कीजिए, उसके बाद जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस के हैं उसके बारे में ये देखते हैं। गाइस, जो मेन कंपोनेंट रहता है हमारे कंप्यूटर का उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। तो मार्केट में अगर आप जाओगे तो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले दो मेजर कंपनीज आपको मिलेगी। सबसे पहले है AMD और दूसरा है इंटेल।
AMD प्रोसेसर के बारे में अगर मैं बात करूँ, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। सबसे पहले है Ryzen 3, Ryzen 5, फिर Ryzen 7, Ryzen 9, ऐसे बहुत सारे टाइप के उससे प्रोसेसर आते हैं। फिर बात करूँ मैं अगर इंटेल की, तो इंटेल के बारे में आपने तो पहले भी सुना रहेगा कि इंटेल के ड्यूअल कोर प्रोसेसर आते हैं, सिलेरियन आता है, ये पेंटियम प्रोसेसर आते हैं, i3 है, i5 है, i7 है, और अभी जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है उसका i9 प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर के बारे में अगर मैं सिंपल सा मैं बोलूँ, तो हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन काम करता है, वैसे ही सेम प्रोसेसर काम करता है कंप्यूटर के अंदर। तो अगर हमने उसे कोई भी काम दिया, मतलब उसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया उसको सॉल्व करने के लिए, तो वो प्रोसेसर के अंदर प्रोसेस होगा, वो कैलकुलेशंस वो जितने भी है वो सब प्रोसेसर करेगा और डिस्प्ले के ऊपर उसका जो आउटपुट है वो बताएगा। तो अगर आपने सुना रहेगा, मतलब इसलिए सुना ही रहेगा कि भाई ये ड्यूअल कोर प्रोसेसर है, फिर ये क्वाड कोर प्रोसेसर है, फिर ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। मतलब ये सब क्या रहते हैं, ये ड्यूअल कोर और ऑक्टा कोर मतलब क्या रहते हैं। तो जैसा है कि बाबा, मतलब अभी मेरा जो दिमाग है, अगर मेरे पास किसी ने काम दिया तो मैं क्या करेगा, वो काम करूँगा, फिर वो जैसा उसका आउटपुट आएगा मैं दूंगा। फिर दूसरा अगर किसी ने काम दिया, फिर वो काम लूँगा, फिर तीसरा काम अगर दिया रहेगा वो लूँगा। मतलब लाइन से जितने भी टास्क है वो सब अरेंज हुए हैं। मैं सबसे पहले अगर मेरे पास कोई भी काम आता है तो मैं काम करता हूँ, फिर देता हूँ। फिर वो दूसरा काम आया तो फिर मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ उसके लिए काम करने के लिए, फिर वो टाइम होने के बाद फिर मैं उसको देता हूँ। तीसरा काम आया तो फिर उसके लिए ये किया, उसका थोड़ा टाइम एलोकेशन हुआ, फिर वो दिया। तो ऐसा क्या हुआ, मेरा एक सिंगल प्रोसेसर है, तो मैं सिंगल एक इनपुट ले रहा हूँ, यहाँ काम किया, फिर हो गया, फिर दूसरा इनपुट आया, फिर हो गया, फिर मतलब एक टाइम पे मैं एक ही काम कर पा रहा हूँ। तो क्या होगा कि अगर मैं इस जो दिमाग है उसको दो पार्ट में डिवाइड करूँ, तो क्या होगा कि जब भी कोई मैं काम ले रहा हूँ, तो जितना भी टाइम मैं पहले सिंगल प्रोसेसर के अंदर ले रहा था, उसका आधे टाइम में मेरा जो दो प्रोसेसर है वो काम कर रहे हैं। मतलब ये सिंपल वही बात हुई कि एक प्रोसेसर को दो पार्ट में डिवाइड करना, मतलब ये डुअल कोर प्रोसेसर हुए। तो सेम वैसे ही होता है क्वाड कोर प्रोसेसर में। तो क्वाड कोर में क्या रहता है कि बाबा 4 पार्ट में प्रोसेसर को डिवाइड किया रहता है। मतलब जो एक सिंगल प्रोसेसर का टाइम जो लग रहा था काम करने में, वो 4 प्रोसेसर मिलके उतना डिवाइड बाय 4 करके जितना टाइम आएगा उतने टाइम वो परफॉर्मेंस कर रहा है। मतलब स्पीड बढ़ जाती है। आप देख सकते हो कि बाबा क्वाड कोर में सब जितने भी प्रोसेसर है वो सब एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, यानी स्पीड बढ़ जाती है। फिर इस तरह से आप देख सकते हो कि बाबा आपको कौन सा प्रोसेसर लेना है। ऐसा नहीं है कि बाबा AMD के ही प्रोसेसर अच्छे हैं या फिर इंटेल के ही प्रोसेसर अच्छे हैं। आपको जो चाहिए आप ले सकते हो, मार्केट में जाओ आराम से आप देख सकते हो। सिर्फ ये है कि बाबा जो AMD के प्रोसेसर है वो ज़्यादा पावर लेते हैं, वैसे जो इंटेल के प्रोसेसर है वो कम पावर में भी ऑपरेट हो जाते हैं। तो जब भी आप मार्केट में जाओगे, अगर आप इंटेल का प्रोसेसर ले रहे हो तो आपने देखा रहेगा कि उसके बाजू में जनरेशन्स भी दिखाई देंगे, मतलब 8 जनरेशन, 9 जनरेशन, 10 जनरेशन। तो ये जो जनरेशन से रहते हैं वो क्या रहते हैं, तो जो प्रोसेसर रहता है वो तो रहती है एक छोटी सी चिप, लेकिन उस चिप के अंदर भी बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स रहते हैं। तो क्या रहता है कि जब भी इंटेल क्या रहता है कि एक प्रोसेसर लिया तो उसके अंदर कितना एडवांसमेंट हो जाए। मतलब वो ऐसा नहीं है कि बाबा एक प्रोसेसर निकाला चलो अभी दूसरा प्रोसेसर निकालते, तीसरा प्रोसेसर निकालते, वो ऐसा नहीं रहता। वो अगर कोई प्रोसेसर रहते हैं तो उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो क्या करते हैं कि अभी समझो कि 4th जनरेशन हुआ, तो 4th जनरेशन के जो साइज़ रहती है ट्रांजिस्टर की वो समझो 28 नैनोमीटर्स हुआ, ठीक है। तो जब भी उसका जो अपग्रेडेशन आएगा वो उसके कम साइज़ वाला रहेगा। मतलब अभी आप 5th और 6th जनरेशन की अगर बात की जाओ i3 प्रोसेसर के बारे में, तो उसका जो ट्रांजिस्टर है उसका साइज़ अप्रॉक्स 40 नैनोमीटर है, मतलब आधा हो चुका है। तो साइज़ आधा होने की वजह से उसका जो पावर कंजप्शन है वो कम होगा। पावर कंजप्शन कम होगा मतलब जो बैटरी बैकअप है लैपटॉप का वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना है। मैं अगर अब बात करने जाऊँ i3 प्रोसेसर के बारे में, तो i3 प्रोसेसर डुअल कोर प्रोसेसर है, i5 प्रोसेसर है वो क्वाड कोर प्रोसेसर है, और जो i7 प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो अगर आपको सिंपल डेली काम, मतलब डेली ऑफिस वर्क के लिए अगर काम करना है तो आप i3 प्रोसेसर ले सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपको डिज़ाइनिंग भी करनी है, मतलब ऑटोकैड जैसे हुआ, ई-टाइप जैसे सॉफ्टवेयर है, अगर आपको डिज़ाइनिंग करनी है तो आप i5 प्रोसेसर देख सकते हो।
फिर आपको अगर बहुत ज़्यादा मतलब हैवी गेम्स खेलना है उसके ऊपर, मतलब काउंटर स्ट्राइक, फिर जो कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे बहुत सारे हैवी हाई डेफिनेशन जो गेम्स हैं वो अगर आपको खेलना है तो आपको i7 प्रोसेसर लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वो इतने हाई डेफिनेशन के गेम अगर i5 में भी वो चल जाएगा, मतलब थोड़ा लैग मारेगा लेकिन चल जाएगा, लेकिन वो i3 पे पूरा वो गेम ही क्रैश हो जाएगा क्योंकि वो प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा उतने गेम, बहुत ज़्यादा लैगिंग होगी। अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो प्रोसेसर के ऊपर ही प्रेशर आ जाएगा, फिर उसका जो हीट है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, आपका लैपटॉप की लाइफ भी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से आपको आपके जो काम है उसके हिसाब से आपको प्रोसेसर है उसका सिलेक्शन करना है। तो प्रोसेसर के बाद जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है पीसी के अंदर, उसे कहते हैं रैम। रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जब भी प्रोसेसर कोई भी काम करता है तो वो सबसे पहले वो टास्क करने के लिए लेता है, तो उसे वो लाइन में अरेंज करता है। तो जितने भी टास्क को ओपन करता है उसे जो मेमोरी देने का काम करता है वो करता है रैम। अभी रैम मतलब क्या रहता है कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशंस अगर ओपन करोगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ या फिर आउटलुक हुआ, फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन किए, फिर उसके बाद कोई गेमिंग एप्लीकेशन ओपन किए, तो ये जितने भी आप एप्लीकेशंस ओपन करते हो तो उसको सबसे पहले इनिशियली चलने के लिए उसको मेमोरी लगती है। अब ये आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कि जब भी आप कार अगर 4 व्हीलर चलाते हो या फिर कोई बाइक चलाते हो तो उसमें आप अगर उसको स्टार्ट करना है तो आपको उसको सबसे पहले चाबी देनी पड़ती है, उसके बाद वो स्टार्ट हो जाती है। सिमिलर केस इसके अंदर लैपटॉप्स या फिर पीसीज़ के अंदर भी होता है, डेस्कटॉप पीसीज़ में, कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उससे सबसे पहले चलने के लिए उसे मेमोरी की ज़रूरत रहती है, और ये जो मेमोरी है वो देने का काम करता है रैम। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उसका जो पहले वो हार्ड ड्राइव में आपका डायरेक्टली सेव हो जाता है, ऐसा नहीं रहता। तो वो रैम के अंदर जैसे ही ओपन होता है तो आप उसके अंदर वो एप्लीकेशन के अंदर काम कर सकते हो। सिमिलरली दूसरे एप्लीकेशंस भी रैम के अंदर थोड़ी थोड़ी जगह ले लेते हैं और पूरा रैम भरते जाता है। तो जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन में जाते हो और उसके अंदर से अगर कोई फ़ाइल सेव करते हो तब वो जाके आपके हार्ड ड्राइव पे सेव होती है। अगर आपने कोई भी फ़ाइल उस एप्लीकेशन में जाके अगर कोई भी फ़ाइल सेव नहीं की है और अगर आप उस एप्लीकेशन को डायरेक्ट क्लोज़ करते हो, वो डायरेक्टली वो आपका एप्लीकेशन बंद हो जाता है और उसके अंदर जो मेमोरी ली रहती है रैम के अंदर वो भी इरेज हो जाती है। इसका मतलब है आपकी फ़ाइल भी नहीं मिलेगी, आपका कोई भी डेटा उसके अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि रैम के अंदर जितना भी डेटा रहता है वो सब टेम्परेरी अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो जब भी अगर आप रैम की बात करते हो तो ऐसा नहीं है कि अगर आप i3 लैपटॉप के ऊपर अगर 6 या 8 GB का रैम लगाते हो तो लैपटॉप बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगेगा, ऐसा नहीं होता। मैं आपको कंपैरिजन के साथ बता देता हूँ कि समझो एक i3 लैपटॉप है, एक i5 लैपटॉप है, ठीक है। तो i3 लैपटॉप का कंपैरिजन मेरे से कीजिए और एक i5 लैपटॉप है, वो मेरे दोस्त का एग्जांपल लीजिए, वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है, वो बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी बिल्डिंग करता है और उसको वो मतलब बहुत हैवी लोड कैरी कर सकता है। तो अगर मेरे हिसाब से अगर देखे जाओ कि अगर मेरे ऊपर किसी ने सूटकेस रख दिया तो 3-4 सूटकेस का वज़न मैं हैंडल कर लूँगा। उससे अगर कोई सूटकेस मेरे ऊपर रखेगा तो शायद से मैं कोलैप्स हो जाए, फिर मैं गिर जाऊँ। लेकिन वही अगर मैं 6 से 8 सूटकेस अगर उस मेरे दोस्त के पास आप सिर के ऊपर डालोगे तो मे भी वो हैंडल कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतना पावर है कि वो जितना वो स्टेबल रह सकता है उतना लोड के हिसाब से। सिमिलर केस लैपटॉप्स के अंदर भी है। अगर आप i3 लैपटॉप्स के अंदर अगर वो 6 से 8 GB का रैम अगर यूज़ करते जाओ तो मतलब वो जो प्रोसेसर वो इतना कैपेबल ही नहीं है कि वो इतना जो रैम है उसका वो स्पेस ले पाए, वो उतना ही स्पेस लेगा जिसकी उतनी ज़रूरत है। और i3 लैपटॉप्स के अंदर मोस्टली सब 4 GB का ही कंपनीज जो रहते हैं 4 GB का ही रैम प्रोवाइड करती है। अगर आप i5 लैपटॉप्स की या फिर i7 लैपटॉप्स के जाओ तो उसके अंदर वो मिनिमम 6 से 8 GB का ही रैम आपको देंगे। अभी रैम के अंदर भी ऐसा नहीं है कि बाबा एक जनरेशन ही चालू है, रैम के अंदर भी बहुत सारे उसके अपडेटेड वर्जन्स है, जैसे DDR3, DDR1, DDR2, DDR3 एंड DDR4। अभी मेरे हिसाब से लेटेस्ट DDR5 भी शायद से मार्केट में आ चुका है। तो जैसे जैसे ये जो DDR1, 2, 3, 4 ऐसे जो आगे बढ़े हैं वैसे वैसे जो उसकी रीड राइट की स्पीड है वो भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी कोई भी प्रोसेसर अगर आपका समझो i5 का प्रोसेसर है और उसके अंदर 6 GB का रैम है या फिर 8 GB का रैम है और वो DDR4 है, तो आप समझ सकते हो कि उसका रीड राइट का स्पीड कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब है उसके प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा है, उसका रैम का स्पीड भी ज़्यादा है। अगला जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पीसी के अंदर उसे कहते हैं रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अगर मैं इंटरनल स्टोरेज या फिर हार्ड डिस्क के बारे में बात करने जाऊँ, इसका मतलब ही मैं रोम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको मोस्टली 2 टाइप के स्टोरेजेस मिलेंगे पीसी के लिए।
सबसे पहले है HDD जिसे कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, और दूसरा है SSD जिसे कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगर बात करने जाओ दोनों के डिफरेंस की तो आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस मिलेगा। अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको जो कन्वेंशनल HDD है मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, वो अगर 4000 रुपये में आपको पूरा 1 टेराबाइट का आपको एक पूरा हार्ड डिस्क आ जाएगा। लेकिन सेम अगर आप वही प्राइस पॉइंट पे अगर आप SSD लेने जाओ तो इसके अंदर आपको स्टोरेज 256 GB तक ही मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको जो SSD है उसके अंदर जो आपका स्टोरेज रहता है वो आपको चिप्स के अंदर स्टोर हुआ रहता है। वेरेज जो आप नॉर्मल कन्वेंशनल हार्ड डिस्क के बारे में बात करने जाओ तो उसके अंदर आप जो भी स्टोरेज है वो एक सिलेंडर के अंदर स्टोर किया हुआ रहता है। तो ऐसा है कि जब भी आप PC में स्टोरेज एक्सेस करते हो और आप उसके अंदर एक नॉर्मल कन्वेंशनल हार्ड डिस्क है तो वो क्या करेगा, आपका वो हार्ड डिस्क मतलब जो सिलेंडर है वो घूमेगा, फिर वो उस फाइल उसके अंदर देखेगा, फिर वो उसका आउटपुट है वो आपको ला के देगा। वेरेस जो SSD है उसके अंदर चिप्स के अंदर आपका डेटा जो स्टोर हुआ रहता है तो वो क्या जब भी आप स्टोरेज एक्सेस करते हो तो उसके अंदर जो भी फाइल है वो स्कैन करेगा और उसके बाद जो आउटपुट मिलेगा वो आपको ला के देगा। इसका मतलब यही है कि नॉर्मल कन्वेंशनल हार्ड डिस्क में जो रीड राइट की स्पीड है वो बहुत कम मिलेगी, लेकिन जो नॉर्मल जो SSD है उसके अंदर जो रीड राइट की स्पीड है वो ज़्यादा मिलेगी। तो घुमा फिरा के बाद में यही पर आ जाती है कि आपको मोस्टली क्या देखने का है, आपको PC के अंदर क्या चाहिए, आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए या फिर आपको जो रीड राइट की स्पीड है वो ज़्यादा चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस कर सकते हो। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लैपटॉप लेते वक्त ध्यान में रखनी है वो ये है कि जिस कंपनी का भी आप लैपटॉप ले रहे हो तो वो उसके अंदर आपको जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसके अंदर आपको डाल के दे रही है या नहीं। मतलब जब भी आप लैपटॉप लेने के लिए मार्केट में जाते हो और अगर आप उस लैपटॉप को देखते हो और उसके अंदर लिखा रहेगा कि विंडोज़ प्रीलोडेड करके, मतलब जो प्राइस पॉइंट के अंदर वो जो लैपटॉप है उसके अंदर ऑलरेडी 6 से 7 हज़ार रुपये जो कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट को पे कर चुकी है उस विंडोज़ को लाइसेंस करवाने के लिए। अगर आपको जो लैपटॉप ले रहे हो उसके अंदर अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, इसका मतलब यही है कि कंपनी ने आपको जो फ्री के ऑपरेटिंग सिस्टम से अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जैसे कि लिनक्स का उबंटू हुआ या फिर जो काले लिनक्स हुआ या फिर जो MS DOS हुआ, वो आपको उस लैपटॉप के अंदर जाके इंस्टॉल करके दी हुई है। अब मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर आप MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम आप लेते हो उसके अंदर, अगर आप लैपटॉप घर पे लेके जाते हो और उसे बूट करके देखते हो तो आप यही सबसे पहले यही सब बोलोगे, अरे बाप रे ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब यही है कि आपका जो विंडोज़ की है उसकी लत लग चुकी है। तो माइक्रोसॉफ्ट यही गेम प्लान आपके साथ खेलता रहता है, हमेशा यही गेम खेलता रहता है कि अगर आप विंडोज़ डाल के नहीं ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप कहीं से भी बाहर जाओ मार्केट के अंदर, लाइसेंस जो विंडोज़ का लाइसेंस है वो लाके जाके ले लो और आपके लैपटॉप में वो जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंस्टॉल कर लो। या फिर आप इसके अलावा और भी एक काम कर सकते हो कि चुपचाप आप मार्केट के अंदर जाओ, 200 से 300 रुपये दे दो किसी को भी और चुपचाप जो माइक्रोसॉफ्ट का पायरेटेड वर्जन है वो जाके इंस्टॉल कर लो। अब जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बचा हुआ है लैपटॉप्स के लिए वो है उसका डिस्प्ले। अभी मोस्टली जो मार्केट में जितने भी लैपटॉप्स अवेलेबल है वो तो नॉर्मली HD डिस्प्ले या फिर 1080 पिक्सल के साथ ही अवेलेबल है, लेकिन कुछ लैपटॉप्स ऐसे हैं जिसके अंदर इतना हाई डेफिनेशन का जो डिस्प्ले वो अवेलेबल नहीं रहता। उसका लैपटॉप का स्क्रीन का साइज़ भी मैटर करता है और उसका जो डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो भी मैटर करता है। तो जब भी आप लैपटॉप लेते हो और उसके अंदर जो हाई डेफिनेशन का अगर उसका डिस्प्ले रहेगा और अगर उसके अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं रहेगा तो आपको जो जितना भी HD डिस्प्ले है वो कुछ काम करनी है, उसका आपको कचरे के डब्बे में डालने लायक कि लैपटॉप वो बन जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जितना भी जो काम रहता है, मतलब अगर आप कोई भी डिज़ाइनिंग का काम करते हो या फिर आप कोई भी गेमर हो जिसको हाई डेफिनेशन गेम बहुत पसंद है, जैसे NFS काउंटर स्ट्राइक जैसे हाई डेफिनेशन गेम्स है, डिज़ाइनिंग वर्क जैसे ऑटोकैड में अगर आप कुछ भी बनाते हो या फिर आप कोई भी फैशन डिज़ाइनर हो, तो आपको ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है उस चीज़ में, क्योंकि आपको छोटी सी छोटी डिटेल भी आपको चाहिए रहती है। नॉर्मल जितने भी चीज़ें वो कन्वेंशनल जो डिस्प्ले उसके अंदर भी चल जाती है, लेकिन ये जितने भी काम है जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए वो HD डिस्प्ले चाहिए ही रहता है। तो अगर HD डिस्प्ले की बात है तो उसके अंदर ग्राफिक कार्ड का रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लैपटॉप लेने मार्केट में जाते हो तो आपको मोस्टली 2 टाइप के ग्राफिक कार्ड अवेलेबल दिखेंगे। सबसे पहले रहता है जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स, जो उस काम के लिए पर्टिकुलर डिस्प्ले के लिए उसके लिए अलग से ग्राफिक कार्ड रहता है, या फिर एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक करके रहता है। मतलब जो भी आपका जो रैम है उसके अंदर जो अगर आप समझो 6 GB का रैम है उसमें से 2 GB है वो ग्राफिक कार्ड के लिए, मतलब ग्राफिक कार्ड जैसा वो एक्ट करेगा वो ग्राफिक के लिए वो डेडिकेटेड रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर इंटीग्रेटेड ग्राफिक है
तो ओके, अगर आपका रैम ख़राब हो जाता है तो आपका ग्राफिक कार्ड है उसके ऊपर भी अफेक्ट पड़ जाएगा, और इसके वजह से आपका जो डिस्प्ले है उसके ऊपर भी अफेक्ट पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपका जो डेडिकेटेड ग्राफिक है उसमें से अगर कुछ ख़राब हो जाता है, मतलब अगर आपका रैम ख़राब होता है तो आपका ग्राफिक्स के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सिमिलरली अगर ग्राफिक्स के ऊपर अफेक्ट पड़ता है मतलब तो उसके साथ डिस्प्ले तो जाएगा ही, लेकिन आपका जो रैम है वो काम करेगा, वो फंक्शनल रहेगा। तो इस हिसाब से आप प्रेफरेंस दे सकते हो किस चीज़ के आपको इम्पोर्टेंट है। अगली चीज़ जो है, जो सबसे लास्ट चीज़ आती है लैपटॉप्स देखते वक्त, वो है कि उसका मेकअप कैसा है, मतलब वो दिखने में कैसा है। तो मैं अभी अगर मेरा जो बहन है उसका लैपटॉप लेने गया था तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत हुई थी, क्योंकि उनको जो मोस्टली जो सिल्वर कलर का जो लैपटॉप है वही प्रेफरेंस चाहिए था। लैपटॉप का जो जितना भी परफॉर्मेंस है, जितना भी उसका जो कंपोनेंट्स है वो बाहर में जाए, लेकिन मेरे को सिल्वर कलर का लैपटॉप चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो मेरे को मिले हुए हैं, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। चलिए इसके बारे में बाद में बात करता हूँ, जो मेन है उसके बारे में बात करता हूँ कि जब भी आप मार्केट में जाते हो तो लैपटॉप आपको बहुत सारे टाइप्स में दिखेंगे, मतलब उसके हम एडिशनल जो एसेसरीज़ है वो लगाए हुए रहेंगे जो मेरे हिसाब से कुछ काम के नहीं है। फिंगरप्रिंट सेंसर, फिर उसके बाद जो घूमने वाले 360 डिग्री घूमने वाले लैपटॉप्स रहते हैं उस टाइप्स के लैपटॉप, किस किस को कुछ टच स्क्रीन वाले लैपटॉप मिलते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर आप मतलब पैसे उसके लिए ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि आपको अगर टच स्क्रीन चाहिए तो उसके थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, फिंगरप्रिंट रहेगा उसके ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, अगर घूमने वाला रहेगा पूरा योगा करने वाला लैपटॉप रहेगा उसके ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर इस चीज़ को अगर आप मतलब बाईपास करके अगर आप प्रोसेसर या फिर जो रैम है या फिर जो रोम है उसके अंदर अगर आप इसके पैसे लगा दोगे तो अब ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कैसा है कि लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा मैटर करता है उसके लुक्स के बजाय, क्योंकि लुक्स आप अपग्रेड कभी भी करवा सकते हो, लेकिन जो आपको उसका जो इंटरनल जो है कंपोनेंट्स है वो आप अपग्रेड नहीं करा सकते। अगर वो फिक्स हुआ मतलब फिक्स हुआ, और ऐसा नहीं है कि बाबा ये जो टेक्नोलॉजी आप उसके अंदर डाल रहे हो, मतलब अगर आप i5 ले रहे हो या फिर i7 ले रहे हो, फिर DDR4 ये रैम है वो ले रहे हो, अलग से ग्राफिक कार्ड ले रहे हो, वो आज के दिन मतलब आपका लैपटॉप एकदम अपडेटेड है, ऐसा नहीं है। अगर कुछ सालों बाद आपका जो लैपटॉप है वो ओल्ड होने वाला है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ मार्केट के अंदर आती ही रहती है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप मेकअप वाला, मेरे हिसाब से मेकअप वाला लैपटॉप मत लीजिए, मतलब ये टच स्क्रीन वाला लैपटॉप मत लीजिए। आपका मोबाइल तो है उसके अंदर टच स्क्रीन ऑलरेडी आ जाता है, तो लैपटॉप टच स्क्रीन लेके आप क्या करने वाले हो। लैपटॉप घूमने वाला चाहिए, लैपटॉप घूमने वाला आपको क्या करना है देखे किसी को, बराबर। मतलब लैपटॉप स्टैंडर्ड है, काम करने के लिए चाहिए। बाबा आप लैपटॉप देख रहे हो, सामने वाला बोलेगा कि हाँ बंदा काम कर रहा है, उसमें से किसी को कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा है ऐसा तो नहीं मालूम पड़ेगा। कोई आपको ये नहीं कहता कि बाबा ये तो साइंटिस्ट है करके। तो जितने भी आप अलग से जो पैसे लगाना चाहते हो, ये जितने भी मेकअप करने के लिए, अगर आप उसके परफॉर्मेंस में लगाने जाओ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो जो लुक्स रहता है लैपटॉप का वो कभी भी मैटर नहीं करता, उसका जो परफॉर्मेंस रहता है वो हमेशा मैटर करता है। ये मेरी बात आप मार्क करके ले लीजिए। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और जो लैपटॉप सिलेक्शन जो गाइड है आप में भी उसे फॉलो करते जाओ या फिर ना करने जाओ, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये जितने भी मेरे जो ऑनेस्ट सजेशंस है वो मैं आपको दूंगा। थोड़ा अगर मैं प्राइस पॉइंट के बारे में मतलब एक क्लोजिंग के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखने जाओ, अगर आप i3 लैपटॉप ले रहे हो तो नॉर्मली जो 35,000 और उसके बिलो है वो प्राइस पॉइंट पे आप i3 लैपटॉप्स देख सकते हो। उसके अंदर मिनिमम 4GB का रैम ही आएगा। अगर आप i5 लैपटॉप्स देख रहे हो तो मिनिमम 47,000 के अंदर ही वो लैपटॉप्स आने चाहिए। और अगर आप i7 ले रहे हो तो 65,000 के अंदर उसके लैपटॉप्स के जो प्राइस है वो आने चाहिए। अगर आप मार्केट में जाओगे और अगर आप बोलोगे कि मुझे लैपटॉप लेना है, तो जो सेल्समैन है वो सबसे पहले जो महंगे लैपटॉप्स है वही आपको सामने चिपका के रख देगा। अगर आप आप उनको बोल देना कि मेरे को ये प्रोसेसर i5 प्रोसेसर चाहिए, मिनिमम 6 या 8GB का रैम चाहिए, DDR4, और जो स्टोरेज है वो 500 या फिर 1 TB का ही चाहिए, और मुझे मेरा जो जो बजट है वो 47,000 और फिर उससे कम इतना ही है। अगर आप दे सकते हो तो मुझे दीजिए, वरना मैं कोई और दुकान में जाता हूँ, ऐसा आप बोल देंगे तो वो मजबूरी में आपको लैपटॉप उनको जो अवेलेबल है उनके पास उस कैटेगरी का वो आपको उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको उनका जो यही काम है, वो सेल्स पर्सन है। ऑब्वियसली आपको वो महंगा माल ही आपको चिपकाने को देखेंगे। लेकिन आप अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, आप उनसे साथ ये मत कीजिए कि बाबा मेरे को कुछ पता नहीं है, ऐसा मत दिखाने का कोशिश कीजिए। आप ये उनको डोमिनेट करने का कोशिश कीजिए।
क्योंकि आप उनके साथ जब तक आप भिड़ेंगे नहीं, आप उनके साथ बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे उनके साथ, तब तक आपका कुछ यूज़ नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा नॉलेज लेके जाइए लैपटॉप सिलेक्शन के बारे में, क्या मतलब किस कंपोनेंट्स का क्या यूज़ रहता है और आपको किस चीज़ के लिए आपको लैपटॉप लेना है। ये अगर आपका माइंड में फिक्स हो गया तो आपको लैपटॉप बहुत अच्छे बजट में मिल जाएगा। फिर आपको लैपटॉप एकदम अच्छा बढ़िया लैपटॉप लेने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को भी दबाइए, तो आपको हमारी हर फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिले। सो मैं हूँ आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।